हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में देखेंगे बेटा आज न्यू चैप्टर है आपका। और न्यू चैप्टर माय डियर कौन सा है? तो भाई चैप्टर नंबर 3 को ध्यान से समझेंगे। इससे पहले के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 2 पूरा डिटेल डिस्कस के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस क्लास में बेटा चैप्टर 3 से संबंधित टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और जहां तक होगा वहां तक डिटेल डिस्कस ही करेंगे, एकदम डेप्थ में जाके गहराई से। तो सभी स्टूडेंट समझते रहेंगे बातों को और ध्यान पूर्वक सुनेंगे बेटा आज की क्लास को, और शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे कि पूरा समझ में आए। ठीक, तो ध्यान से समझना बेटा। देखते हैं सबसे पहली बात की जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है बेटा विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर समझेंगे भाई इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके बारे में हम 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं। कौन है वहां? ले ला चले जाने पड़ना। शंकर, वो शंकर साढ़े बोतल उठा कर रख दी। जाओ ले शंकर को नेक्स्ट सूट। अब यार ले लिए। तो समझ गए इतनी बात बेटा। तो पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है बेटा, समझते हैं यहाँ पर विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखेंगे एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बेटा आज की इस क्लास को। ठीक, तो सबसे पहली बात चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है माय डियर विद्युत धारा। ओके, आप सबको पता होगा विद्युत धारा, जैसा कि यहाँ पर किसे कहते हैं विद्युत धारा। तो देखो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। विद्युत धारा का सेंस क्या है? आप सभी को पता है कि जिस प्रकार हम अपनी एक, जैसे हमारा घर है और हम घर में पानी को पहले से स्टोर करके रख लिए हैं। मतलब घर के अंदर जो टंकी होती है छत पे रखी जाती है, छत या किसी ऐसी जगह जहां से हम पानी को यूज कर सकें। ठीक, तो ध्यान से समझना भाई, विद्युत धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझना कि आखिर में विद्युत धारा है क्या। तो देखेंगे ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई हमारे पास एक टंकी है, सपोज दैट 1000 लीटर की है या 2000 लीटर की है, उसमें हमने पानी को स्टोरेज करके रख लिया है, पहले से इकट्ठा करके रख लिया है। अब हम उस इकट्ठे पानी का जो हमने पानी को एकत्रित करके रख लिया है, उस एकत्रित पानी का धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, और वो यूज कैसे कर रहे हैं? तो आपको पता है, देखिए सपोज मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये कोई बेटा छत है और इस छत पर ये एक टंकी रखी हुई है। ठीक, ध्यान से समझना भाई, इस पर एक टंकी रखी हुई है और इससे ये जा रहे हैं पाइप, इससे ये पाइप जा रहे हैं निकल के, जो कि हमारे घरों में फिट है। हमारे घर में क्या हुए हैं, फिट हुए हैं। अब यहाँ पर जगह जगह पर टैप लगे होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर टैप है खोलने का, आगे चल के यहाँ पर टैप है पानी के खोलने का, यहाँ कहीं टैप है पानी के खोलने का। तो जगह जगह पर टैप लगे होते हैं। टैप मतलब नल, जो टंकी जिससे बोलते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पर लगे हैं। अब इस पानी का जो हम यूज कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? ये पानी जा रहा है कहाँ से बेटा? कहां से होते हुए जा रहा है? पाइप से होते हुए जा रहा है, ये देखो। ओके, पाइप से होते हुए जा रहा है। तो पानी का जो बहाव है वो धारा है, पानी की धारा है भैया, पानी का बहाव तो पानी की धारा। अब हमें यहां पर समझना है विद्युत धारा। तो ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा होता क्या है। तो इसको भी मैं एग्जाम्पल हटाकर थोड़ा और सटीक एग्जाम्पल आपको बताता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये एग्जाम्पल हटा के और एक ऐसा सटीक एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा आखिर में विद्युत धारा होती क्या है। देखो ध्यान से, जैसे कोई डैम या नदी, कोई नहर, उसमें पानी पहले से जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर हम उसी पानी को ले जाएंगे और अपने खेतों में पानी को लगाएंगे, अपने खेतों को भरेंगे। किसके माध्यम से? तो एक रास्ते का, एक पाइप के माध्यम से, या एक रास्ता होता है जिससे हम कहते हैं कैनाल के माध्यम से। ठीक, तो ये बात आप याद रखोगे। क्या होता है? तो सीधी सी बात, आपको बेसिक एग्जांपल याद रखना है भाई, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बताया, क्या याद रखना है इसमें? देखिए ध्यान से, जिस तरह हम पानी को
हम पानी को टंकी में, एकदम बहुत ही बेसिक और सटीक एग्जांपल बता रहा हूं, अच्छे से समझना। जिस तरह हम पानी को टंकी में जमा करके रख लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं, ओके, जमा करके रख लेते हैं, फिर बाद में इसका उपयोग करते हैं। बाद में क्या करते हैं मेरे भाई, उपयोग करते हैं। जिस तरह पानी को टंकी में भरकर और जमा करके रख लेते हैं, फिर बाद में हम उसका उपयोग करते हैं, और जो बाद में उपयोग करते हैं वो किसके थ्रू जाता है, एक पाइप के द्वारा पानी जाता है उसके अंदर। किसके द्वारा जाता है, एक पाइप के द्वारा जाता है। तो जो हमने एकत्रित करके रख लिया है, जमा करके रख लिया है, जमा करके रख लिया है पानी, वो तो यहां पर बेटा आवेश की तरह काम करता है। आवेश, ध्यान से समझना भाई, पानी को हमने जमा करके रख लिया है, मतलब आवेश को इकट्ठा करके रख लिया है। अब इस पानी को हम एक पाइप के द्वारा ले जा रहे हैं, और जगह जगह पर हम इसका टैप द्वारा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो इसका बहाव है, पानी का जो पाइप के अंदर बहाव होगा मेरे भाई, वही धारा कहलाएगा। ओके, वही तो धारा कहलाएगा। जमा पानी का जो पानी हमने एकत्रित करके रख लिया है, उस पानी का जो बहाव है वही धारा है। अब याद रखोगे यहां पर इसी प्रकार होता क्या है कि जो आवेश होता है, विद्युत धारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या करते हैं कि आवेश को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उस आवेश को क्या करते हैं, एक चालक तार के द्वारा प्रवाहित करते हैं, एक चालक तार में उसे बहाते हैं। एकत्रित जमा आवेश को एक चालक तार में, किसी चालक तार में जब प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार में आवेश जाने लगता है, और वही उसकी क्या है, धारा है। पानी का बहाव पानी की धारा, और आवेश का बहाव आवेश की धारा। मतलब अब यहां पर हुआ क्या कि आवेश प्रवाहित करने लगते हैं, तो जो आवेश प्रवाह की दर होगी, जो आवेश प्रवाह की दर होगी भाई, वही क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। ओके, ये एकदम शॉर्ट और सटीक एग्जांपल है, जिसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे। तो मैंने क्या बताया कि आवेश को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्टोरेज प्रदान करते हैं, मतलब स्टोरेज देते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं। ओके, ध्यान से समझना भाई, मैंने क्या बताया, सबसे पहले विद्युत धारा के लिए आवेश को इकट्ठा कर लिया जाता है, और इकट्ठे में आ गया क्या होता है, जब आवेश को पहले क्या किया जाता है बेटा, एकत्रित कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, मतलब उसे डेवलप करके, उत्पन्न करके इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर एक किसी चालक तार के द्वारा उसे प्रवाहित किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे अब विद्युत धारा को। देखो, इसकी तो यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया विद्युत धारा को समझने का। अब हम समझते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखेंगे विद्युत धारा, ओके, क्योंकि जानते हैं I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। I बराबर कितना होता है मेरे भाई, Q बराबर I बराबर Q अपॉन T होता है। अब यहाँ पर आप देखिए Q क्या है, तो आवेश है, Q आवेश है, और T क्या है बेटा, समय है। ओके, तो आपको सिंपल शब्दों में डेफिनेशन याद रखनी है, आवेश प्रवाह की दर। ओके, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। एकदम सिंपल सी लाइन याद रखनी है। क्या कहना है बेटा, अगर आपसे पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एकदम सिंपल शब्दों में कहना है आपको, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कोई चालक तार है, किसी चालक तार में अगर हम आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो उसकी जो दर होगी समय के सापेक्ष, वही विद्युत धारा कहलाएगी। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, किसी धारावाही चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। एक तो फॉर्मूला यहाँ पर ये हो गया। अब आप इसी में समझेंगे या करके I बराबर, अगर मैं Q का डिफरेंशिएट कर दूं बेटा, तो ये हो जाता है dQ डिवाइडेड बाई dt। डिफरेंशिएट फॉर्म में जब धारा को लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, dQ बटे dt। यहाँ पर dQ बटे dt का बहुत महत्व है, ध्यान से समझना। क्योंकि यार आपको आवेश दे दिया जाए, जैसे सपोज 2t स्क्वायर t-1 में, और फिर कहा जाए कि धारा ज्ञात कीजिए 1 सेकंड में कितनी प्रवाहित होगी,
इन सारी बातों को और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है, इसको हम आगे समझते हैं। ठीक, तो इतनी बात क्लियर। अब यदि देखो, यदि t कितना हो 1 सेकेंड हो, t 1 सेकेंड हो, तो i कितना होता है भाई, q होता है, i कितना होता है, q एम्पियर होता है। ओके, अब यहाँ पर इतनी के बाद एक चीज और पूछ लेता है, पूछता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, कहता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अब क्योंकि अब जानते हैं I बराबर होता है Q अपन T, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यदि Q बराबर हो 1 कूलम और T बराबर हो 1 सेकेंड, T बराबर कितना हो मेरे भाई 1 सेकेंड हो, तो I बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 एम्पियर आ जाएगा। ओके, I बराबर कितना आ जाता है, 1 एम्पियर आ जाता है। इसका मतलब परिभाषा क्या होगा इसकी, तो किसी चालक तार में 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। क्या बोले, तो किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ये 1 एम्पियर की परिभाषा होगा। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। कोई दिक्कत यहाँ तक विद्युत धारा के फॉर्मूले में सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक एम्पियर है। ठीक, अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश t² + 2t - 3 हो तो धारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे भाई कि जो t की वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेकेंड है। ओके, और q कितना है, आवेश q है t² + 2t - 3। ये यहाँ पर क्या है बेटा, q है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है dq/dt। देखिए इस फॉर्मूले का यूज मैंने आपको बताया बहुत होता है भाई। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस प्रकार के सवालों को बड़े आराम से निकाल लोगे। और यदि जो फॉर्मूला मैंने अभी कराया, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रकार के सवालों को निकालने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो एकदम आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर इसलिए I बराबर D और Q का मान रख दीजिए बेटा, कितना है t² + 2t - 3 /dt। अब इसका t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर दीजिए। बस अवकलन करेंगे तो देखो t² का हो जाएगा 2t, ओके, और प्लस 2t का बेटा कितना होगा, 2 होगा। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड है, तो इसलिए I बराबर 2 × 1 + 2, सो दिस इज इम्प्लाई दैट I बराबर कितना आ गया, 2 × 1 2 और 2 4 एम्पियर। आराम से समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको करना है। और एक मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, यदि t बराबर 2 सेकेंड हो तो q बराबर 5t² - 3t और -1 हो तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको होमवर्क में करके लाना है और इसका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है भाई। तो जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों की। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा अनुगमन वेग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अनुगमन वेग। ध्यान से समझना भाई कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए आप सब जानते हैं कि अनुगमन वेग का मतलब होता क्या है, तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में परिभाषित कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि कोई भी चालक तार है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब आपस में टक्कर होती है तो उनकी जो टक्करों का औसत वेग होता है वही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। आगे मैं यहाँ पर डिटेल से आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सर कि जो चालक तार होता है यदि स्वतंत्र चालक तार है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो कैसी गति करते हैं। अगर हम उस चालक तार को किसी बैटरी या किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं तो गति कैसी हो जाती है उनकी। इन सारी बातों को हम डिटेल से समझते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ पर मैं आपसे कहूं बेटा ये कोई चालक तार है, ये कोई एक चालक तार है और अभी ये हमारा कैसा है, स्वतंत्र है। अभी ये हमारा बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है। तो जब ये फ्री है तो इसके अंदर पाए जा रहे हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक ये तार
किसी बैटरी या किसी स्रोत से, किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से कनेक्ट नहीं है, नहीं जुड़ा है, तब तक इसके अंतर्गत जो अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कैसी गति करते हैं? तो याद रखना, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं, जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति। और इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को याद रखना बेटा, क्या कहते हैं? इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति भी कहते हैं भाई, ब्राउनी गति। इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी स्वतंत्र तार में, किसी स्वतंत्र चालक तार में इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और यही गति ब्राउनी गति कहलाती है। ओके, कोई प्रॉब्लम? यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये जाएगा और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये अपनी दिशा को मोड़ लेगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये दूसरे से टकराएगा, फिर ये इधर मुड़ जाएगा, फिर ये इधर टकराएगा और इधर मुड़ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इनके अंतर्गत क्या होती रहती है? ये गति होती रहती है, कैसी? तो टेढ़ी मेढ़ी गति होती रहती है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, समझ रहे हैं? यही टेढ़ी मेढ़ी गति है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं अनुगमन वेग क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया और इस इलेक्ट्रॉन से ये टकराया, तो टकराने के पश्चात इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो सतत टक्कर होती है, उन सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में 2D पॉइंट इसकी परिभाषा समझेंगे, कैसे? तो देखिए, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच की सतत टक्करों का जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन की सतत टक्करों के बीच का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं किससे? VD से। OVD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता क्या है? तो ये, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया औसत वेग का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग तो यहाँ पर 0 होगा और अंतिम वेग वो भी होगा डिवाइडेड बाई 2। सो इसलिए यहाँ पर होता है VD बराबर V/2। ये होता है बेटा आपका अनुगमन वेग। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ रहे हैं सब बच्चे? तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। याद रखना सभी स्टूडेंट, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। दैट इज राइट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है श्रांति काल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब ये सीधा सा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स होना, आराम करना, रेस्ट करना। तो रेस्ट करना ही श्रांति काल है। अब जैसे देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा कर जब अपनी दिशा को मोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और ये दूसरे से टकराएगा और टकरा कर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और ये कुछ इधर चला गया, फिर इससे टकराएगा इधर आ गया, और इससे टकराएगा इधर आ गया। ये अभी मैंने आपको बताया है, ठीक? समझ रहे हैं इतनी बात? तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में टक्कर करते हैं, तो इनकी जो सतत टक्कर है उसके जो बीच का समय है, जो बीच का रेस्ट है, वही क्या कहलाता है? यहाँ पर श्रांति काल कहलाता है। सीधी सी बात है बेटा। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति सही, चाहे मैं सही, आप सही, या फिर और कोई सही, कहीं पर कैसी भी घटना, वहां पर हर एक कोई कुछ ना कुछ समय का आराम करता है, ठीक? तो इलेक्ट्रॉन भी जब एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराने के बाद जब इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, दिशा अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में ये मुड़ते हैं, तो उसके बीच में ऐसा समय, जिस समय में ये आराम करते हैं, उसी आराम को हम श्रांति काल कहते हैं। दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब यहाँ पर समझते हैं, परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा को ध्यान से समझ लेंगे भाई। क्या है? दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सतत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बोले? दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच की सतत टक्करों का जो समय होता है वही क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। दैट इज क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे अच्छे से आप कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये होता है I बराबर NEA VD।
ये बेटा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला होता है, पहली बात। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला होता है। अब इसे हमें करना है प्रूफ। मेन चीज हमारी यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो प्रूफ है। प्रूफ को अच्छे से आपको समझना है। प्रूफ इसका कैसे करेंगे, तो सपोज ये कोई एक कितनी है n है, अनुगमन वेग इसका कितना है bd है। ओके, अनुगमन वेग कितना है यहाँ पर इसका bd है, और यहाँ पर जो समय है इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में जो समय लग रहा है वो t है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर आवेश हम सपोज कर लेते हैं कितना है, e है। ओके, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक समझ गए सब बच्चे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, आवेश कितना होगा, तो यहां से याद रखना कितना होता है, ई होता है। कितना होता है बेटा, ई होता है। अब हम यहाँ पर कुल आवेश निकाल लेते हैं, तो थोड़ा आगे और मैं कैलकुलेशन को कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर और लिख देना यहाँ पर बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उपस्थित आवेश कितना है, ई है। तो कुल आवेश यहाँ पर कितना हो जाएगा, NEA BD हो जाएगा। अब ई का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। एक मिनट, इससे कैलकुलेशन को दोबारा ही ले रहे हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी कमी लग रही है। तो चित्र समझ में आ गया सब बच्चों को। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, क्योंकि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NABD। ये इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। सो इसलिए T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NABD इंटू T। ओके, अब यहाँ पर देखिए तथा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, एक ई होता है। एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवेश कितना होता है मेरे भाई, ई होता है। तो इसलिए कुल आवेश क्यू बराबर यहाँ पर कितना होगा, इस ई का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो NEAVD इंटू टी, ये हो जाएगा यहाँ से कुल आवेश। अब आपको यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, अब डायरेक्टली आपको धारा वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। तो क्योंकि जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T, सो इसलिए I बराबर Q की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे NEAVD इंटू T अपॉन T। T से T यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं T से T बेटा क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। बचा क्या, तो बचा I बराबर NEAVD। और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। ओके, ये हो गया बेटा प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करवा रहा था धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध को, वो यहाँ पर इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं बड़े आराम से। कुछ नहीं करना है, निकाल लेना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मानना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है, यहाँ पर थोड़ा सा वो कितनी है, E है, वो कितनी है, E है, और अनुगमन वेग यहाँ पर D है। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, ठीक, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे मन लगा के। ठीक, आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में